साल था 1727, जगह थी कोलकाता और यहीं से शुरू होती है भारतीय डाक सेवा की कहानी। कैसे एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस दुनिया का सबसे बड़ा विशाल नेटवर्क बना। तो आज हम इसी पोस्ट ऑफिस की एक इतिहास की पूरी कहानी सुनते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बड़ा मददगार होगा जो भारतीय डाक विभाग के डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसी से ये कहानी निकल के आती है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम अपने शुरुआत से ही उन मैप का, उन पुराने तथ्यों का अध्ययन भी करेंगे, जिससे आप इस कहानी को रिलेट कर पाएंगे। तो जो ये जेनेसिस ऑफ नेटवर्क है, मतलब कि इस पोस्टल नेटवर्क की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी को हम शुरुआत से समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय डाक विभाग की जो शुरुआत है, एक छोटे से पोस्ट ऑफिस से सन 1727 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक औपनिवेशिक तौर पे यहाँ पे आई थी, तो उसने एक पोस्ट ऑफिस की शुरुआत डाक संवाद के थ्रू, मतलब डाक विभाग के थ्रू अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सन 1727 ईस्वी में करी थी। तो उस टाइम पे सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस क्या पूरे संचार का माध्यम बन जाएगा? इसी चीज को, इसी पोस्ट ऑफिस की महत्वता को उन्होंने और आगे तक बढ़ाया। सन 1774 में कोलकाता में पहला जर्नल पोस्ट ऑफिस खोला गया। यहीं तक नहीं रुकता है, फिर उसके बाद अदर दो दो प्रेसिडेंसी और थी, चेन्नई और मुंबई। उन दोनों जगहों पे भी, जैसे चेन्नई में 1786 ईस्वी में जनरल पोस्ट ऑफिस खोला गया, उसके बाद मुंबई में 1793 में ये अपना जनरल पोस्ट ऑफिस खोला गया। कुल मिला के कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन तीन जगहों पे जनरल पोस्ट ऑफिस खोल दिए गए थे 1793 तक ही। अब क्या ये एक आधिकारिक शुरुआत हो चुकी थी? तो इस शुरुआत को समझने के लिए, इस पूरे जो अपने वास्ट नेटवर्क है इंडिया पोस्ट को, इसको समझने के लिए हम और आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या कहानियां बनती हैं इसके पीछे की। अब 1837 ईस्वी में एक इंडियन पोस्ट एक्ट आया। उस इंडियन पोस्ट एक्ट का मीनिंग यही था, जितने भी पोस्ट ऑफिस इंडिया में जो खोले जाएंगे, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब एक रूपता हो। तो उसके लिए यह एक्ट बनाया था 1837 ईस्वी में। उसके बाद 1874 में एक कंप्रिहेंसिव इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट भी स्थापित किया गया। कंप्रिहेंसिव का मतलब है जिसको हम हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए लागू करें। आप सभी को मैं एक टाइमलाइन अभी दिखाऊंगा कि कैसे इस पोस्ट ऑफिस जो विभाग का जो शुरुआत होता है आधिकारिक तौर पे, वो हम आगे टाइमलाइन में समझेंगे। ऐसे ही 1874 ईस्वी में रेल मेल सर्विस और सी मेल सर्विस का शुरुआत होती है। अब आपने देखा, सबसे पहले अपने भारत में लगभग 300 साल पहले पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में खोल दिया गया था। उसके बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में जनरल पोस्ट ऑफिस खोल दिया गया। अब बारी आती है 1854 में। 1854 में अपने जो भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने 1854 ईस्वी में पूरे भारत के अंदर एक पोस्टल नेटवर्क की आधिकारिक शुरुआत करी। और इसी 1854 में हुआ क्या था? इसी 1854 में हमने जो डायरेक्टर पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट है, इसका भी हमने पद सृजित किया। क्यों किया? ताकि पूरे भारतवर्ष में हम एक प्रशासन को चलाने के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी का नियुक्ति कर सके। तो अब देखते हैं इस टाइमलाइन को, इस पूरे कहानी की जो नींव है, ये टाइमलाइन ही है। तो इसका एक जो फाउंडेशनल टाइम था भाई, 1852 ईस्वी में पहला आदेशिव स्टाम्प जो जारी किया गया था एशिया के अंदर, जिसको सिंध प्रांत से शुरू किया गया था। और भारत में 1854 में, मैंने आपको पहले ही बताया, नेशनल पोस्टल जो सिस्टम है, जो ये नेटवर्क है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसी में 1 अक्टूबर 1854 जो है, इसमें भारत ने अपनी एक पोस्टल स्टाम्प जारी करी थी। सन 1911 में वर्ल्ड का पहला एयरमेल जो फ्लाइट है, वो चलाया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ये आगे आगे हम डिटेल में समझेंगे। अभी जस्ट ये एक फाउंडेशनल तौर पे बता रहा हूँ कि भाई कैसे इस डाक विभाग का, कैसे इस डाक विभाग की नींव पड़ी। तो उसमें उसी क्रम में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और 1947, कोई आपसे अगर पूछ ले क्या भारत के स्वतंत्र होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जिस्ट में आया? नहीं भाई, ये शुरुआत उससे पहले की है, अंग्रेजों के काल की ही है। 1947 में तो क्या हुआ था, हमने इंडिपेंडेंट जो इंडिया था,
उसका एक स्टाम्प जारी किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला स्टाम्प 1947 में जारी हुआ था। उसके बाद 1972 में जो आज के दिन हम जिसको पिन कोड बोलते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। तो ये 1972 में पिन कोड की शुरुआत होने के बाद 1986 में स्पीड पोस्ट को लॉन्च किया गया था। जो ये स्टेप्स देख रहे हो, स्पीड पोस्ट का लॉन्च होना, पिन कोड का लॉन्च होना, ऐसे ही आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लाना, प्रोजेक्ट एरो लाना, इंडिया पोस्ट पेमेंट को ओपन करना, ये सारे जो अपने नए नए टेक्निक्स आई, ये पोस्ट ऑफिस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रही थी। इसलिए मैंने इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करने का प्रयास किया है कि कैसे तो इसकी नींव पड़ी और कैसे इसको आधुनिक भारत में एक मॉडर्न इसको रूप दिया गया, वो हमने कुछ इस टाइमलाइन से समझने का प्रयास किया है। ये टाइमलाइन अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे हम इन क्लासों में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप और इन जो नए नए इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजी यूज है उनका आप अध्ययन कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ फैक्ट्स, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस की जो आधिकारिक शुरुआत कब से हुई, कैसे कैसे कौन कौन से सर्विसेज लॉन्च हुई, वो बात करते हैं। सभी साथियों को समझ में आएगा कि जैसे हम इन टाइमलाइन को देखेंगे, जैसे इन इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे तो हम क्लिक कर पाएंगे। 1 जुलाई 1852 यानी कि 1 जुलाई 1852 की बात है, जो पहला भारत का जो एशिया का जो पहला था आदेशी स्टैंप यानी चिपकाने वाला स्टैंप 1 जुलाई 1852 को आया था। उसके बाद इंडियन पोस्टल सिस्टम, जो भी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, 1854 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। उस टाइम लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करते थे। ऐसे ही 1 अक्टूबर 1854 को भारत के जो इस पोस्टल नेटवर्क जो है, इसने इसमें ये पोस्टल स्टैंप को जारी किया गया था पूरे भारतवर्ष के लिए। ठीक है। अब 1884 ईस्वी में जो आज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत आज से नहीं है, ये सन 1884 से है। तो बड़े ही रोचक तथ्य आपके सामने आ रहे होंगे, जिनका नाम हम आज सुन रहे हैं, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। और इनकी भी इंडिविजुअल्स क्लास में आगे बताऊंगा, इनकी भी मैं और डिटेल में कहानियां भी बताऊंगा कि कैसे कैसे इनकी शुरुआत करी गई, वो चीजें। 1911 में जो पहली एयर मेल फ्लाइट, आपको जानकर हैरान हैरान होगा कि ये जो शुरुआत थी एयर मेल वाली, यानी कि अपने फ्लाइट के थ्रू डाक का आदान प्रदान करना, ये विश्व में भी पहला और भारत का भी पहला इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू किया गया था। और ऐसे ही जो स्टाम्प पे आप जो पोस्टल स्टैम्प्स होती है ना, उनके ऊपर फोटो देखते हो, वो फोटो आज की नहीं है, 1931 से पोस्टल जो स्टैम्प है उनके ऊपर फोटोज आना शुरू हो गई थी। ऐसे ही स्वतंत्र तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस टाइम भी एक डाक टिकट जारी करी गई थी। ये स्वतंत्र भारत की पहली डाक टिकट थी। ऐसे ही 1986 में आप देख रहे थे पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं, इसकी शुरुआत सन 1972 में करी गई थी। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही जो वी सेट मनी ऑर्डर और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई की शुरुआत तो 1884 में हुई थी, लेकिन आरपीएलआई की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आरपीएलआई की शुरुआत करी गई थी, तो वो 1995 में करी गई थी। आरपीएलआई की शुरुआत करी गई थी तो वो 1995 में करी गई थी। जैसे मैंने बताया कि 1854 में भारत के अंदर इस पोस्टल नेटवर्क की एक आधिकारिक जो शुरुआत करी गई थी, तो आप उनसे लगा के चले 150 साल, यानी कि 150वीं हमने एक तरीके से इनकी एनिवर्सरी इंडिया पोस्ट की सन 2004 में मनाई थी। और 2008 के अंदर जो प्रोजेक्ट एरो आया था, जो बिल्डिंग्स जिस पोस्ट ऑफिस को आप देखते हो, रेड कलर का आइकन और वाइट कलर की बिल्डिंग जो और येलो कलर हम यूज कर रहे हैं ना, ये आज का नहीं है। ये 2008 में इन सभी बिल्डिंगों को आप जब भी पोस्ट ऑफिस को देखते हो तो एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है बिल्डिंग में, कि वहाँ पे एक रेड कलर और व्हाइट कलर आपको हमेशा विजिबल होगा। तो वो 2008 प्रोजेक्ट एरो के अंदर लेके आया गया था। ऐसे ही 2010 के अंदर मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट आया था, जिसका उद्देश्य था मेल को और सुदृढ़ करना और रिलायबल बनाना। और इसी प्रकार से आई जो इंडिया पोस्ट को है, इसको और मॉडर्न करने के लिए, आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 आया था। और 2016 के अंदर जो हम अपने ग्रामीण डाक सेवकों के पास जो दर्पण डिवाइस देखते थे, जो गांव-गांव में एक डिवाइस के थ्रू अपने कैश का लेन-देन या डाक बुकिंग करने की शुरुआत थी, वो 2016 में हुई थी। इसी प्रकार 2017 के अंदर अपनी
पहली जो आईपीवी की 2 ब्रांचें खोली गई थी, जिसको पायलट ब्रांचेस के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर और झारखंड के रांची शहर से इनकी शुरुआत करी गई थी। और 2018 के अंदर हमने पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट का भी लॉन्च किया था। मेल नेटवर्क का 2010 में और पार्सल नेटवर्क का 2018 में। और 2018 में लगभग 650 जो आईपीपी ब्रांच है वो खोल दी गई थी भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट्स का एक फैक्ट बताया है। और दूसरा एक टाइमलाइन के साथ मैंने बताया कि कैसे इंडिया पोस्ट की शुरुआत एक छोटे से काम डाक के आदान प्रदान से होती है। विद द टाइम स्पीड पोस्ट सर्विसेज यानी कि उनकी सर्विसेज के अंदर और अच्छी मतलब क्वालिटी और स्पीड लाते हुए इनको आगे आगे नया स्वरूप दिया गया। और आपको हैरानी होगी, अपने आजाद भारत में जितने पोस्ट ऑफिस थे लगभग अब एट प्रेजेंट वर्तमान में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत संचालित हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक सर्वाधिक पोस्टल नेटवर्क को इंगित करता है। ऐसे ही सन 2024 के अंदर 2025 के अंदर हमारा IT 2.0 रोल आउट हुआ, जो वर्तमान टेक्नोलॉजी से लैस है और अपने इन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के साथ साथ विभाग को और सुदृढ़ संरचना दे रहा है। वो हम डिटेल में आगे और भी पढ़ेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का क्या विजन है और क्या मिशन है। जो इतना पुराना नेटवर्क है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? तो इसका क्या एक विजन है और क्या एक मिशन विभाग लेके चल रहा है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो विजन है वो विजन यही है, इंडिया पोस्ट के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रहेंगी वो हमेशा कस्टमर की पहली चॉइस रहेंगी। यानी कि इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी द कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस, ये इसका विजन है। और मिशन के अंदर हम देख रहे हैं मिशन किस टाइप से बनता है कि हर एक चीज़ का अपना एक गोल होता है और उसका एक अचीव करने का रास्ता होता है। तो हमने एक डिपार्टमेंट पोस्ट ने एक मिशन बनाया हुआ है कि टू सस्टेन इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड टचिंग द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन। जो इसकी रीच है, जो वर्तमान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? तो इसको सस्टेन बनाए रखना ये भी एक मिशन का हिस्सा है। दूसरा, जो हम अपने जितने भी डाक पार्सल मनी ट्रांसफर बैंकिंग बीमा तथा रिटेल सेवाओं जो और स्पीडली हम इसको भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्या इसकी रिलायबिलिटी बनी रहेगी? ये भी मिशन का एक हिस्सा है। यानी कि इसकी रीच को बनाए रखना, रिलायबिलिटी को और मजबूत करना। और ऐसे ही जो भी हम ग्राहकों को उनकी राशि के अनुरूप, यानी कि जैसे कोई भी हम सर्विस अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो क्या वह उसकी वैल्यू फॉर मनी है? तो ये वैल्यू हमने इनका एक छोटा सा मैंने आपको हर एक सेंटेंस, ये अपने आप में मिशन का एक पूरा सेंटेंस है। और इसकी मैंने इंगित किया, जैसे वैल्यूज आपको समझ में आना चाहिए कस्टमर की जो सर्विसेज वो जो ले रहे हैं, कि जो वैल्यूज के बदले में दे रहे हैं हम, वो वैल्यू फॉर मनी है, तो ये उसको इंगित करता है। ऐसे ही जो भी एम्प्लॉई जब किसी मतलब कस्टमर या अपने नागरिक को सेवा प्रदान करता है, तो क्या उसके साथ एक ह्यूमन टच होता है? तो उस ह्यूमन टच को लागू रखना ये एक मिशन का हिस्सा है। ऐसे ही हम जितनी भी सर्विसेज सामाजिक सुरक्षाओं जितने भी दे रहे हैं, जो सोशल सिक्योरिटीज गवर्नमेंट लॉन्च करती है, क्या हम उनको अंतिम छोर तक बनाए रखना है? तो एक सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करना, ह्यूमन टच देना और वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? तो उसकी वैल्यू और उसकी रिलायबिलिटी और उसकी रीच को सस्टेन करना, ये हमारे मिशन के मुख्यतः 5 पहलू है। और हमने ये इसको विजन बताया, और ये जितने भी हैं ये मिशन के अपने कुछ पॉइंट्स हैं। इनको याद रखने के लिए मैंने एक एक आपको वर्ड बताया जो इसको रिलेट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे विजन और मिशन का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। आप इंडिया पोस्ट को जब भी देखते हैं तो आप उसके लोगो से पहचानते होंगे और डिकोड करते होंगे कि भाई ये चीज़ें मतलब किस चीज़ को इंगित करते हैं। हमेशा जब भी हम चाहे वो मेल बुक करवाएं, चाहे हम पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाने जाएं, तो ये एक लोगो हमें सामने दिखता है। ये अपने आप में एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो आप बीच का ये रेड कलर का बॉक्स देख रहे हैं, यानी कि जो एक शेप है रेक्टेंगुलर आयताकार जो शेप है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हमारे जो पोस्टल एनवलप है उसकी शेप को। इट मीन्स जो ये बॉक्स है ये प्रेजेंट कर रहा है एक लिफाफे को, और ये लिफाफे से अपने को आइडेंटिटी मिल रही है। ऐसे ही जो इसमें रेड कलर है
ये इसके ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल कलर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि चूजन फॉर इट्स ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद द पोस्टल सर्विसेज एंड एम्बॉडीज पैशन, पावर एंड कमिटमेंट। इस रेड कलर का मीनिंग यहाँ पे जो है वो है पैशन, पावर और उसने काम के प्रति कमिटमेंट। यहाँ पे एक 3 एरोज दिख रहे होंगे येलो कलर के। तो जो येलो कलर है ये तो अपने आप में होप को, जॉय को और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 3 जो विंग मतलब राइट जो हम देख रहे हैं, 3 जो निशान दिख रहे हैं, इनको हम बर्ड इन फ्लाइट के तौर पे देखते हैं। हम ये टेक्निकल वर्ड हम देख रहे हैं, ए बर्ड इन फ्लाइट। इसका मीनिंग ये रहता है कि अनहिंडर्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी बिना किसी बाधा के और बिना किसी रुकावट के ये मतलब सर्विसेज को आगे रिप्रेजेंट करता है। इसी के लिए हमने ये 3 जो येलो कलर के निशान लगाए गए ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने देखा रेड कलर का जो बॉक्स है ये एनवेलप को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो रेड कलर है ये अपने आप में ट्रेडिशनल एसोसिएशन को विद पोस्टल सर्विसेज उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक पैशन, पावर, कमिटमेंट को शो करता है। ऐसे येलो कलर क्या, होप, जॉय और हैप्पीनेस को। और ये एक नीचे लिखा है डाक सेवा जन सेवा, ये भारतीय विभाग डाक विभाग का एक स्लोगन है। ठीक है जी, तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। हमने देखा हर एक विभाग की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है और उसका एक सर्वोच्च गवर्नेंस स्ट्रक्चर होती है। सरकार कैसे चलती है, सरकार चलने के लिए क्या उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होती है, ये हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, मतलब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम आपको डिटेल में ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि कैसे एक डाक विभाग की पूरी संरचना बनी हुई है। ये अपेक्स यानी कि सर्वोच्च जो शीर्षस्थ जो अपना स्ट्रक्चर होती है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का एक टॉप जो प्रशासन बैठता है ना, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है, जिसके मिनिस्टर वर्तमान में श्री ज्योतिराव सिंधिया जी हैं। और जो डाक विभाग का जो एक तरीके से प्रमुख जो होता है वो सेक्रेटरी पोस्ट होती है, वो श्रीमती वंदिता कौल जी हैं, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि भारतीय डाक की सर्वोच्च होती हैं। ऐसे ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट जो डीजी पोस्ट है वो हमारे श्री संजय सारण जी हैं। मैं बता दूं, जो डायरेक्टर जनरल पोस्ट जो होती है ये इस पूरे पोस्टल सर्विस बोर्ड और जो पूरे मैं कहूँ कि भाई डायरेक्टर जनरल जो पोस्ट है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो उसके प्रमुख ये होते हैं। इसके अलावा ये इट आल्सो फंक्शंस एज ए चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड। मैंने पहले बताया कि इस जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, पोस्टल सर्विस बोर्ड में कुल मिला के 6 सदस्य होते हैं और 2 परमानेंट इन्विटीज होते हैं। ठीक है, और इसका एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन सेक्रेटरी जी होता है। और इसके अलावा जो 6 ये यहाँ पे लिखा गया है, पर्सनल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, पीएलआई, बैंकिंग, डीबीटी एंड प्लानिंग, ये इसके 6 सदस्य होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के। ठीक है, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर जो डिजिटल डायरेक्टर जनरल जो पोस्ट है, डीजी पोस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, वो श्री संजय सारण जी है। तो ये एक इसकी अपेक्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो भारतीय डाक विभाग जो है पूरे भारतवर्ष को किस तरीके से कवर करता है। तो टोटल 23 सर्किल्स, सर्किल्स मीन परिमंडल, हर एक स्टेट को अपना एक जो डिपार्टमेंट है। हर एक स्टेट तो मैं तब कहूँगा जब अगर पूरे सभी स्टेट्स के अंदर अलग अलग सर्किल हो तो, लेकिन कुछ एक सर्किल्स को हम क्या करते हैं, एक सर्किल एक से ज़्यादा स्टेट्स को भी कवर करता है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। बाकी जो मैंने यहाँ पे देखा होगा इस मैप के अंदर जो रेड कलर से इंगित किए गए स्टेट्स हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं, ये कंप्राइजेज हैं कुछ एक स्टेट्स को मिला के। ठीक है, तो कुल मिला के 23 अपने सर्किल हैं और इनके हेडक्वार्टर्स सर्किल्स हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल से बताएंगे। अभी आप ये देखिए जो 23 सर्किल्स हैं, इसमें कुछ ऐसे सर्किल हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को मिला के बनी है। तो मैंने यही कुछ एक की मल्टीपल स्टेट एंड यूटी जुरिडिक्शंस को मैंने यहाँ पे शो किया है। जो नॉर्थ ईस्ट सर्किल है जिसमें सर्वाधिक स्टेट कवर होते हैं, ये 6 स्टेट को कवर करता है। कुल मिला के मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, आप एक बार इसको देखना। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, कुल मिला के ये 6 स्टेट्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त जो महाराष्ट्र सर्किल है, महाराष्ट्र छोड़िए, पहले मैं वेस्ट बंगाल की बताता हूँ। वेस्ट बंगाल जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये देखिए, दो तो अपन वेस्ट बंगाल के इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडमान और निकोबार वाला जो समूह है ये, और जो ये खुद वेस्ट बंगाल है, इन दोनों को मिला के हम एक सर्किल की बात करेंगे इसमें। ठीक है। ऐसे ही जो गुजरात जो सर्किल है, गुजरात सर्किल के अंदर जो दमन एंड दीव, जो दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो प्लस गुजरात दोनों को मिला के ये एक सर्किल बना हुआ है। ऐसे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर गोवा और महाराष्ट्र, इन दोनों को कंप्राइज करके बनाया गया। सेम जो ये नीचे दिखा हुआ है, एक तो ये केरल है और दूसरा है तमिलनाडु। जो केरल है इसमें लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया, और ऐसे ही जो तमिलनाडु है उसको पांडिचेरी जो बोलते हैं, या जो पुदुचेरी फिलहाल जिसको बोलते हैं, ये। तो कुल मिला के हमने इन सभी की बात करी, कैसे एक स्टेट के अंदर मल्टीपल स्टेट या उसकी मल्टीपल जो यूनियन टेरिटरी है उनको शामिल किया गया है। ठीक है। डिटेल में हम इनके जो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं और इनके जितने भी करंट में मतलब पीएसडी और जो पीएओ पोस्टल अकाउंट ऑफिसर, उनकी आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एक जर्नल आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है। चलिए, जो चैन ऑफ कमांड रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने 23 सर्किल की बात करी, तो 23 सर्किल आप मान के चलिए, जैसे राजस्थान है, इतना बड़ा स्टेट है, उसके अंदर एक अकेला जो सर्किल है उसको फर्दर 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि एक सर्किल का जो हेड होता है वो तो सीपीएमजी होता है, और फर्दर उस सर्किल के अंदर एक से ज़्यादा रीजन्स भी हो सकते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो एक अपना वेस्टर्न रीजन और एक अपना साउथर्न रीजन, तो वो 2 रीजन और भी बने हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही डिवीजन क्या होगा, रीजन्स के अंदर डिवीजन होते हैं, तो डिवीजन भी 2 तरीके से हेडेड होते हैं। एक तो जैसे पोस्टल डिवीजन की बात करूं, तो पोस्टल डिवीजन के अंदर एक हेड होता है जो सुप्रिटेंडेंट होता है, और दूसरा होता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट। ये जो 2 हेड है, ये पोस्टल डिविजन्स में इनके डिविजनल हेड कहलाते हैं। इसी प्रकार डिवीजन एक आरएमएस का भी होता है। आरएमएस जो मेल के मूवमेंट को देखता है, मेनली हर एक जो आरएमएस के डिवीजन होते हैं उसमें सुप्रिटेंडेंट या सीनियर सुप्रिटेंडेंट रैंक के डिविजनल हेड वहाँ पे उनको हेड करते हैं, चेयर करते हैं। ऐसे सब डिवीजन, हर एक डिवीजन के अंदर सब डिविजन्स भी होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देहली सर्किल है, तो देहली सर्किल के अंदर कुछ आरओ तो वहाँ पे है नहीं, तो इट मीन्स वहाँ पे डायरेक्ट किस सर्किल के अंडर में कौन आएगा, डिविजन्स आएंगे। तो कितने डिविजन्स हैं, तो वहाँ पे कुछ 4-5 जितने भी जो डिविजन्स रहेंगे, उनके अंदर किसी में आप देखोगे तो सुप्रिटेंडेंट बैठेगा, किसी में बैठेगा एसएसपी, है ना। तो ये उनकी डिवीजन हेड की मैंने रैंक बताई है, सुप्रिटेंडेंट और सीनियर सुप्रिटेंडेंट। बाकी डिटेल में हम डिविजन्स के फंक्शन, डिविजन्स के अंदर सब डिविजन्स, इनकी डिटेल जानकारी हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में समझेंगे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको समझा देंगे। तो इस वाले जो चैन ऑफ कमांड का जर्नल एक जो ओवरव्यू है वो ये प्रेजेंट करना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है एक मिनिस्ट्री के अंडर में है, और उस मिनिस्ट्री के अंडर में जो डायरेक्टरेट है, उस डायरेक्टरेट ने काफी सारे सर्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डायरेक्टरेट है उसके अंदर लगभग नहीं 23 सर्किल्स हैं, और 23 सर्किल्स के अंदर कुछ रीजन होंगे, फिर फर्दर उनके नीचे डिविजन्स होते हैं, डिवीजन के अंदर सब डिवीजन होते हैं। सब डिवीजन के अंदर इंस्पेक्टर या एएसपी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट रैंक के जो डिविजनल सब डिविजनल हेड होते हैं, एसडीएस सब डिविजनल हेड, या इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर या एएसपी। एएसपी जो इनका रैंक हो गई, बाकी इनको हेड बोलते हैं, सब डिविजनल हेड। ये इंस्पेक्टर भी हो सकता है और एएसपी हो सकता है। ठीक है। चलिए, एक जितने भी सर्किल होते हैं, जो मैं ये कहूँ कि इस पूरे डाक विभाग के नेटवर्क को एक फंक्शनल सपोर्ट चाहिए होता है। फंक्शनल सपोर्ट कैसे, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में डाक बुक करवाई, तो क्या फिर पोस्ट ऑफिस अकेला सारा काम संभाल लेगा, तो उसकी सपोर्ट के लिए क्या होता है, एक हमने एमएमएस यूनिट बना रखी है। एमएमएस यूनिट का काम क्या होता है, जो जितनी भी मेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है पोस्ट ऑफिस से आरएमएस, या आरएमएस टू पोस्ट ऑफिस, या एक आरएमएस से दूसरे आरएमएस, जिसको पार्सल हब या फिर फर्दर अलग अलग कैटेगराइज किया है, उनके
उनको एक मूवमेंट देना होता है, तो वो मेल मोटर जो सर्विस होती है उसी के थ्रू हम उसको मूवमेंट देते हैं। ऐसे ही पोस्टल स्टोर डिपो और सर्किल स्टाम्प डिपो का काम अलग अलग है। सर्किल स्टाम्प डिपो क्या काम करता है? ये काम करता है जो जितने भी अपने पास पोस्टेज स्टैंप होती हैं फ्लैटली वाले जो जितने भी सेगमेंट होते हैं उनको सीएसडी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएसडी, ये सप्लाई करता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में अगर कहीं भी अगर पोस्टेज स्टैंप की रिक्वायरमेंट होगी तो कौन सप्लाई करेगा? सीएसडी। ऐसे पोस्टल स्टोर डिपो जो है इसमें क्या होता है, हम जितने भी फॉर्म्स वगैरह यूज करते हैं, चाहे फॉर्म भरने वाला हो, चाहे फिर अदर कोई दूसरे फॉर्म हो, या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो, या काफी टाइप के जो फॉर्म चलते हैं वो फॉर्म सप्लाई करता है पीएसडी। ठीक है, तो ये हर एक स्टेट में इंडिविजुअल स्टेट सर्किल्स के लिए, स्टेट को हम सर्किल बोलेंगे, सर्किल्स में सीएसडी, पीएसडी और एमएमएस तीनों यूनिट्स उनका सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तब जाके अपनी मेल का आदान प्रदान होता है, डाक टिकट का आदान प्रदान होता है, और उनको रिक्वायरमेंट जो फॉर्म होते हैं वो सारे सप्लाई करे जाते हैं। तो कुल मिला के इंडिया पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए, उसकी फंक्शनल सपोर्ट के लिए ये 3 प्रकार के सेगमेंट या 3 प्रकार की यूनिट्स को ऐड किया गया है। चलिए, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया पोस्ट है ये ना केवल अपने पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को मतलब डाक का आदान प्रदान कर रहा है, बल्कि जो अपनी इंडियन आर्मी है उसके अंदर भी हमने अलग से इसका एक सेटअप बनाया हुआ है। एज ए सेटअप, यानी कि जो 23 सर्किल है, सिविल सर्किल्स जिसको बोल रहे हैं, जो 23 सर्किल हमने अभी जस्ट पिछली स्लाइडों में हम डिस्कस किया था, उसके इक्वल ही हमने अपना एक आर्मी पोस्टल सर्विस, या जिसको बेस सर्किल बोल रहे हैं, ये हमने जो आर्मी पोस्टल सर्विस है ये भी हमें अलग से हैंडल कर रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे सिविल में हम मेल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सिंपली हो जाता है, लेकिन मिलिट्री के अंदर हमें आर्मर्ड फोर्सेस के लिए भी डाक का आदान प्रदान करना होता है, तो उसके लिए हमने ये सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एपीएस का भी इसी जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड मिलिट्री सिस्टम है उसके अंदर अलग से डाक का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर जो हम कमांड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी रैंक का इसका हेड होता है, और इसमें अगर हम आर्मी वाली रैंक देखें तो मेजर जनरल के इक्विवेलेंट रैंक होती है। अब इसके अंदर जो स्टाफ होता है उसका कंपोजिशन कैसे होता है? तो इसके अंदर जितने भी ऑफिसर जो कैडर है, अफसर जो कैटेगरी है, वो हम सिविल पोस्ट से डेपुटेशन पे लेते हैं। जैसे सिविल महकमा अपने जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ही सिविल में काम करने वाले एसएसपी या फिर एएसपी जो होते हैं वो यहीं से डेप्यूट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो छोटी रैंक होती है, अदर रैंक्स होती हैं जो फंक्शनल यूनिट में काम करती हैं, उसमें 75% तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग से ले जाते हैं, और 25% डायरेक्ट आर्मी खुद उनको रिक्रूट करती है। तो आर्मी पोस्टल का जो सेटअप है वो पोस्टल जो नेटवर्क है उसी को जोड़ते हुए इनको थोड़ी सी अलग फैसिलिटी दी गई है। अभी देखिए, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ कि जो आर्मी पोस्टल जो सर्विस है इसके कुछ ऑपरेशंस, कुछ लॉजिस्टिक जो मूवमेंट होती है किस तरीके से होती है वो हम देख। एक्चुअली जो पोस्ट ऑफिस सेगमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास जो हेड ऑफिस कैटेगरी, हम जैसे कल की आने वाली क्लास के अंदर हम हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को जानेंगे, तो उसमें जो हेड ऑफिस का जो स्टेटस है ना उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे सीबीपीओज होते हैं। सीबीपीओज का मीनिंग है सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिसेज। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में 2 सीबीपीओ हैं जो दोनों एचओ के इक्विवेलेंट होते हैं। एक है अपने दिल्ली में जिसको 56 एपीओ बोलते हैं, एड्रेस पर्पज से इसको 56 एपीओ बोलते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस। ऐसे जो 2 सीबीपीओ है वो कोलकाता में है, इसको 99 एपीओ बोलते हैं। इनके अंतर्गत जैसे एचओ के अंडर में एसओ जाते हैं, इसी तरीके से जो अपने सीबीपीओ हैं इनके अंडर में काफी सारे फील्ड पोस्ट ऑफिस आते हैं, जहां जहां इंडियन आर्मी का पूरा एरिया है उनके अंदर अलग अलग फील्ड पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं। तो उनको 1 सीबीपीओ और 2 सीबीपीओ फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इसको एफपीओ मतलब शॉर्ट में बोले तो एफपीओ इन एपीएस सेगमेंट, तो फील्ड पोस्ट ऑफिस है। अब ये जो फील्ड पोस्ट ऑफिस हैं जो सिविल में पोस्ट ऑफिस हैं, उनके जो सिविल में सब पोस्ट ऑफिस हैं उन्हीं का सेम स्टेटस होता है। बस वहाँ पे क्या होता है कि आर्मी पर्सन काम करते हैं और अपने सिविल में हम सामान्य लोगों की तरह सिविल वर्दी के अंदर वहाँ पे काम करते हैं।
स्ट्रक्चर और काम करने का सेम ही तरीका है। और ध्यान रहे, एपीएस के अंदर एक रेस्ट्रिक्शंस होती है, जितने भी वैल्यूएबल आर्टिकल होते हैं जैसे सीओडी या फिर अलग जो वैल्यू आर्टिकल होते हैं वो वहाँ पे नहीं बेचे जाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ऐसे ही मनी ऑर्डर्स जो पैसों का आदान प्रदान होता है वो भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है आर्मी पोस्ट ऑफिस के अंदर। वो क्यों, इनकी बातें चर्चा हम बाद में करेंगे आने वाली क्लास में। हर एक सेगमेंट पे अपना एक टॉपिक है, उनकी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया पोस्ट जो है आज से 300 साल पहले शुरू होता है एक छोटे से पोस्ट ऑफिस से, और कैसे धीरे धीरे इसने अपना नेटवर्क बढ़ाया और पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बना। तो कैसी लगी आप सब लोगों की क्लासें? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप